आज के जरगे के मेहमान अदीब, दानिश्वर, एक्टर, हिदायतकार और पता नहीं क्या क्या कुछ, जनाब फ़ारूक कैसर साहब, जिनको हम अंकल सरगम के नाम से जानते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक कैसर साहब। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत के मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं इस काबिल तो नहीं। पहले तो मैं मुख्तसर ये जानना चाहता हूँ कि ये हमें क्या हुआ कि पहले हम आप जैसे थे, अब हम मुझ जैसे बन गए। आप मेरे ख़्याल में समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ से वो संजीदगी, वो वक़ार, वो मतानत, वो सारी चीज़ें क्यों रुखसत हो गई, हम सतही क्यों बन गए। मुझे लगता है कि हमने जो गलती की या हमने कोताही की वो ये थी कि हम वक्त के साथ साथ प्रिपेयर नहीं हुए। यानी जो हमारे पीछे बैक बोन कह लें, या वो दानिश्वर या वो राइटर्स जो हैं, या वो एक्टर या वो परफॉर्मर जिन्होंने आज के दौर के लिए देना था, शायद उसके लिए तैयार नहीं थे या मानते नहीं थे, या तो दौर इतना तेज़ हो गया है कि अगर आप उसको एक दिन भी मिस करेंगे तो फिर आप एक दिन पीछे रह जाएंगे। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान में एकेडमीज़ की। एकेडमी होनी चाहिए, म्यूज़िक की एकेडमी, फाइन आर्ट्स की एकेडमी, एक्टिंग की एकेडमीज़ जो हैं उसमें, क्योंकि इसमें देर हो गई है, एकेडमीज़ में जो टीचर जो एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है या जिसको तजर्बा हासिल हो जाता है वो आगे डिलीवर करता है और वो आगे ट्रांसफ़र होता है, वो उसकी कमी होगी मुझे लग रहा है इससे। आप आर्ट्स की तरफ, स्क्रीन की तरफ, अदब की तरफ कैसे आए? जैसे कि पाकिस्तान में हादसात होते हैं, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से 71 में पास आउट किया और अच्छे नंबरों से गोल्ड मेडल लिया। तो हमारे ज़माने में जब अच्छे नंबर होते थे तो जो ज्यूरी आती थी वो ज्यूरी ऐसी होती थी कि वही सिलेक्ट कर लेती थी। और मुझे भी 2-3 जॉब्स की ऑफ़र हुई कराची में। तो वो चूँकि जंग हो रही थी लिहाजा सब कुछ ठप था। तो हम लोग ना घर वाले तंग कर नौकरी, तो हम कॉलेज आके खेला करते थे। तो वहाँ पर एक दिन सलीमा हाशमी फैज़ साहब की बेटी जो है उनसे, वो हमारी टीचर हैं, उनसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि तुम तो पास आउट कर चुके हो। हमने कहा जी कर किस मुँह से घर जाएँ। तो उन्होंने कहा कि टीवी में काम करोगे। हमने कहा जी कोई काम भी हमें दिला दें जो अब फाइन आर्ट्स का हो या आर्ट्स का हो। हमें टीवी लेगी। उनकी छोटी बहन मुनीज़ा हाशमी वहाँ प्रोड्यूसर थी। तो उन्होंने देखा और मुझे कहा कि तुम फ़ाइन आर्ट्स के कद के हिसाब से तो फ़ाइन आर्ट्स के नहीं लगते। हमने कहा जी कोई काम करा के देख लें। तो उन्होंने हमें कहा कि पपेट बना लोगे। हमें पता ही नहीं था पपेट होता क्या है। तो उन्होंने हमें एक सेसमी स्ट्रीट, एक इंग्लिश प्रोग्राम था, वो स्क्रीन पे दिखाया। और उस ज़माने में बिग बर्ड होती थी, डक, बत्तख। तो वो शुएब हाशमी साहब ने प्रोग्राम शुरू किया था, एजुकेशनल प्रोग्राम था वो, अक्कर बक्कर। उसका एक प्रोग्राम अलिफ का हो चुका था। बे के लिए उनको बत्तख चाहिए थी, बे से बत्तख और बे से फिर, तो वो बत्तख मैंने बनाई। वो ऐसी पॉपुलर हुई कि वो आज तक अंडे दे रही है। वो आज तक अंडे दे रही है। ये आपने खुद सामने आने की बजाय सहारा क्यों दिया पपेट्स का? मेरे ख्याल में मैं बाय नेचर मैं शाही हूँ। मुझे बच्चे भी कहते हैं। मेरे ख्याल में जब मैंने ये पपेट्स का शुरू किया तो बत्तख बनाई, वो अपने साइज़ की बनाई, 6 फुट ऊंची। और उसमें जब पहली 2 रिकॉर्डिंग्स में वो एक दफ़ा गिर गई तो शुएब हाशमी साहब ने कहा कि वो बेहोश हो गया। और वाकई में बेहोश हो गया था। तो उन्होंने कहा कि इसमें बनाने का तरीका होता है, इसमें कुछ सुराख रखो सांस वांस लेने का। सीखता गया, खुद ही बना। पहला पपेट बनाया, फिर दूसरे पपेट बनाया, फिर इरफान खुसट के लिए बनाया, समीना अहमद के लिए पपेट बनाया जो उन्होंने अकड़ बकड़ में परफॉर्म किया, उसकी वो वॉइसेस दी। ये तो खुद ही सीखा मैंने, खुद ही कि कैसे बनता है कुछ पता नहीं था। मग को लिया, मग को मॉडिफाई किया, हत्ता कि वो इतना चल गया कि आजकल बच्चे जो बनाते हैं, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देता हूँ वीकली, तो वहाँ बच्चियाँ जो हैं इतनी तेज़ हैं, इतनी फातिमा जुना यूनिवर्सिटी की, कि वो जो 40 साल में हमने काम सीखा वो 40 दिनों में सीख गई है। इतनी जनरेशन में इतनी तेज़ी आ गई है, इतनी जहानत आ गई।
तो कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, हमारे ज़माने में बिल्कुल सिंपल था। तो मग को जोड़ के और मग को बना के और मग का पपेट बनाया, फिर लाइफ साइज़ बनाया, फिर बड़ा साइज़ बनाया। सीखने के तरीक़े बहुत आ गए इंटरनेट के ज़रिए। अब आप दुनिया के किसी भी जगह पे किसी भी इंसान के काम से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इसमें तो हर काम में निखार होना चाहिए था, मज़ीद पुख्तगी आनी चाहिए थी। मायार क्यों उलट गिर गया? सहूलत मुयसर हो गई, लेकिन इसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी, टीचर को मिस कर दिया। टीचर हमारे ज़माने में टीचर एज ए पर्सनैलिटी होता था, ये उठता कैसे है, बैठता कैसे है, ये चलता कैसे, ये बोलता कैसे है, वो उसके अलावा होता था, वो जो नॉलेज देता था उसके अलावा। टीचर हमारे ज़माने में टीचर की एक एहतराम था, एक दबदबा था। मेरे ख्याल में एकेडमी, मैं इसलिए कह रहा हूँ एकेडमी इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ जब टीचर जाएगा तो एज अ होल लेंगे आप टीचर को, इन्फॉर्मेशन तो। लेकिन फिर वही बात कि टीचर को आज मैं जाता हूँ कम्युनिकेशन का, मेरा लेक्चर होता है, तो मुझे उतना ही पढ़ना पड़ता है। मैं शायद ज़िंदगी में इतना कॉलेज में नहीं पढ़ा जितना कि अब मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको अपडेट होना पड़ता है। आप तो हैं सियालकोट के, तो आपकी पढ़ाई पेशावर में हुई? मैं असल में मेरी पैदाइश सियालकोट की, हमारे आबा अजदाद सब सियालकोट के थे। तो जैसे कि होता था पहले, अपने माँ बाप के घर में बेटी के जो भी पैदाइश होती थी वो वहीं, तो वहाँ गए। 2 दिन मेरी उम्र थी, 2 दिन हुए थे पैदा हुए, तो वाले साहब की ड्यूटी लगी हुई थी पेशावर में, वो चूँकि सिविल इंजीनियर थे, तो उन्होंने वो हमें कोहाट ले गए 2 दिन। तो मैं बाकी मेरी पूरी बचपन है वो मर्दान, कोहाट, पेशावर, दरगई, सवात और DI खान, ये इन इलाकों में गुजरी। तो मैं ये अपनी पैदाइश के सियालकोट भी कहता हूँ, पश्तो भी समझ लेते और मैं पश्तो भी, क्योंकि पश्तो तो आ ही गई, हमें तो पता नहीं चला कब आए। बचपन में जब आप जो ज़ुबान सीखते हैं वो आ जाती है, यानी पुख्तो राजी था। पुख्तो राजी माता जी। अच्छा, तो ये जो लोग हम जैसे जो मर्दान में, चारसद्दा में, पेशावर में पले बड़े होते हैं, तो हम तो आखिरी वक्त तक हमारे उर्दू का मुज़क्कर मुअन्नस ठीक नहीं हो सकता। आपकी उर्दू फिर इतनी बेहतरीन क्यों है? लगता है कि आप जब शुरू में हम आपको सुनते थे कि जैसे आप अहले ज़ुबान हैं। मेरे पे एक ये भी इल्ज़ाम था कि मैंने लैंग्वेज ख़राब की है बहुत शुरू में। आप जब आप कह रहे हैं ना 76 में आपकी पैदाइश, तो उस ज़माने में जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो बड़े ऑब्जेक्शन होते थे कि ज़ुबान ख़राब कर रहे हैं, जबकि मैंने कोई लफ्ज़ अपनी तरफ से नहीं निकाला, वो जो यूज़ होते थे वो लेकर आया टीवी पे। ज़ुबान जो है मेरे ख़्याल में हमें एक्सेंट जो है वो इलाका पहचाना जाता है। मैं इसको बुरा नहीं समझता, अगर वो पहचाने नहीं जाए तो फिर नहीं पता चलता। लेकिन मेरी मिसाल नहीं है, फिरदौस जमाल देख लें, कवि देख लें, सुधीर देख लें, बेशुमार, दिलीप कुमार देख लें, शाहरुख देख लें, ये सब उसी इलाके से हैं। लैंग्वेज जो है वो मेरे ख्याल एक सेकेंडरी है। अब तो एक ही लैंग्वेज होने वाली है, आपको पता है 5 साल बाद इंग्लिश ही होगी हर तरफ, और एक ही लिबास होगा और ये। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि लैंग्वेज जो है, जो जिस इलाके से आप हैं उसका रंग आना चाहिए। शायद मैंने लूज़ किया, लेकिन हम ये याद रखिएगा कि जब हम अपने घर में थे तो हम हिंद को बोलते थे। तो जब हिंद को बोलते थे तो हमने एक करैक्टर रखा अपने कलियाँ में, लाला पिशौरी। वो करैक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि फारूक बुखारी साहब ने पॉपुलर होने के बाद वो इस्लामाबाद आए। मैं उनका बहुत बड़ा मद्दाह फ़ैन। तो मैंने उनसे हाज़िर हुआ तो उन्होंने कहा कि फ़ारूक, तुमने वो काम किया है हम 40 साल में नहीं कर सके। हम पेशावर हिंद को ज़ुबान को अपलिफ्ट करना चाह रहे थे, जो हो नहीं रही थी, लेकिन तुम्हारे एक ही प्रोग्राम ने उसको इतना पॉपुलर कर दिया कि वो हर बंदा बोलता है। फारूक कैसे साहब, हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। कोई एक पार्टी में होता है, साल बाद बोर हो जाते हैं, दूसरे में चला जाता है। एंकर एक चैनल में होता है, साल बाद बोर हो जाते हैं, दूसरे में चला जाता है। बल्कि अब एक एंकर जो है सुबह मजहबी प्रोग्राम कर रहा होता है, उससे बोर हो जाता है, शाम को फिर सियासी शुरू कर लेता है, अगले दिन उससे बोर हो जाता है, फिर किसी और तरफ। आप यानी तकरीबन ये 50 साल हो गए, 71 से लेके 2017 तक बोर नहीं हुए? आप एक ही तरह का काम किस तरह करते रहे? बेसिकली मैं राइटर हूँ। कोशिश मैंने की कि जिन हालात से जो वक्त गुज़र रहा है उसका साथ दूँ। मैं कोशिश करता था, तो उसी वक्त में रहता था।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसा अच्छा काम करते हैं कि वो उस काम से निकलते ही नहीं, वो उसमें फंस जाते हैं और वाकई बहुत अच्छा काम होता है उनका, वो क्लासिक में शामिल हो जाता है वो काम। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, जैसे हमारा मीडिया है, जैसे देखिए ना मीडिया में कितनी तब्दीली आई है। मेरे ज़माने में वीसीआर नहीं था, मैंने अपना एक प्रोग्राम जो था शुएब मंसूर ने उसको डायरेक्ट किया हुआ था, पीटीवी अवार्ड था कोई, तो वो लाइव चल रहा था और ज़िया-उल हक का ज़माना था, वो मैंने अब देखा, वो किसी ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया। तो हमारे पास तो ये चीज़ें भी नहीं थी, ना एक टीवी होता था बस, ना वीसीआर था ना कुछ। टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ डेवलप करना है, क्योंकि बच्चे तो अब वही हैं ना, बच्चे तो अब आएंगे जो नई टेक्नोलॉजी। वापस मैं वहीं आता हूँ कि ये मेरी सजेशन है कि एकेडमीज़ होनी चाहिए। एकेडमीज़ में पहले तो डिज़ाइन करना चाहिए क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, बहुत सी हर्डल्स हैं, इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कल्चर जो है, ये जो सकाफ़त है, ये किसी मुल्क का बेहतरीन आईना है। इसी से पता चलता है कि ये कितनी डेवलप है, कितनी डेवलप हो जाएगी या कितनी पढ़ी लिखी। इस पे हमें ज़ोर देना चाहिए। गो कि मुझे बड़े देर के बाद इसका एहसास हुआ, लेकिन हमारे चैनल्स ने बहुत काम ऐसा किया, लेकिन एक काम नहीं किया जो मुझे चैनल से मुझे शिकायत है। वो ये काम है कि चैनल का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता डेफिनेटली, क्योंकि कमर्शियल है, उसने खुद ही पैसे कमाने हैं, खुद ही ज़िंदा रहना है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो मुझे लग रहा है कि हमारे ज़माने में हमारे जो टीचर थे वो हमारे जनरल मैनेजर होते थे, प्रोग्राम्स मैनेजर होते थे, प्रोड्यूसर्स होते थे, जो हमें बताते थे। मैंने कुछ प्राइवेट चैनल्स में ये काम करके देखा है कि वहाँ पर जो है वो मालिक की चलती है, मालिक की पॉलिसी चलती है। तो हालांकि मालिक को पता भी नहीं होता शायद, लेकिन मालिक जो उसको गाइड करेगा, जो डायरेक्ट करेगा, डायरेक्टर प्रोग्राम जिसे कहते हैं, वो मुझे लगता है किसी बात पे नाराज़ है। अब तो बहुत सारे मालिकान भी उस प्रोफेशन के नहीं होते, नहीं किसी होते, और से नहीं आके होते। इन्वेस्टमेंट कर वहाँ लेते। प्रोफेशनल रखना चाहिए। प्रोफेशनल रखने के बाद उसको पूरी आज़ादी देनी चाहिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं मैं खुद मुझे मेरे कोई प्रोग्राम कभी सेंसर नहीं हुआ। आज़ादी का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें सेंसर होनी चाहिए, मैं उसके हक़ में हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इज़हार राय हो वक्त के साथ चलने का, वरना आप पीछे रह जाएंगे। और मेरे ख़्याल में जियो ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जियो एक उस वक्त से है मुकाबले में पाकिस्तान टेलीविज़न के मतवाजी ये चल रहा था, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंट्रोड्यूस भी करवाई।